हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है। बस एक काम करना है बेटा कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम वाले चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी कंसिस्टेंसी से क्लासेस इंग्लिश मीडियम के चैनल पर चलती हैं उतनी ही कंसिस्टेंसी, उतने ही फोकस के साथ क्लासेस डिलीवर होती हैं हिंदी मीडियम के चैनल पर भी। तो बस अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका एक तरफा टॉपिक इलेक्ट्रिकल करंट इन कंडक्टर्स। ठीक है, हम लोगों ने करंट के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। अब ये लेक्चर जो है ना, ये काफी थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है। इसमें आपको कंडक्टर्स से रूबरू करवाया जाएगा और कैसे कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस मूव कर पाते हैं, क्या क्या चीजें सपोर्ट करती हैं, क्या क्या चीजें अपोज करती हैं चार्जेस को मूव करने में, वो सब चीजें आपको बताऊंगा। एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए जरा कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकर के आए आपको उसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर, और एक चीज समझ जाओ अभी के अभी कि स्लाइड पे लिखी हुई हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बोल दिया कि इसको नोट कर लो तो नोट कर ही लेना, इस बात में गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, चलें कहानी को स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई व्हिच आर बाउंड टू ईच अदर एंड दस आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, अगर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, यहां जरा गौर कर लिया जाए। मान लीजिए ये अपने पास न्यूक्लियाई है और ये जो इस तरफ है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियाई के अंदर होता है दो तरह की, मेजरली दो तरह की चीजें आपको न्यूक्लियाई के अंदर दिखाई दे देंगी। एक होगा पॉजिटिवली चार्जेस प्रोटॉन्स और दूसरी कैटेगरी की चीज जो है वो होती है न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या क्या बोला बेटा? एटम के अंदर अगर गौर किया जाए, एटम के अंदर अगर गौर किया जाए तो आपको एटम्स के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देंगी बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स दिखाई देंगे, हाँ कि ना? एटम के अंदर आपको दिखाई देंगे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और आपको दिखाई देंगे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इनके पास कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसके बाहर ऑर्बिट्स में चेक करें, अगर आप इसके बाहर ऑर्बिट्स में चेक करेंगे ना बेटा, तो ऑर्बिट्स में होते हैं बहुत सारे भर के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑर्बिट्स में आपको दिखाई देंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काम तो कर रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव का। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके पास चार्ज क्या होगा? नेगेटिव का। अगर न्यूक्लियस की बात की जाए, इस एम्बॉडीमेंट की बात अगर की जाए, इस न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस के पास चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, इसके पास चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। ये अपने पास न्यूक्लियस है और इसके पास चार्ज क्या होगा बेटा? पॉजिटिव का चार्ज होगा। और ये अपने पास बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? अट्रैक्शन काम करेगा। अब जरा गौर करें, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, तो जो वैलेंस शेल के ऑर्बिट्स होंगे, मतलब जो आखिरी वाले ऑर्बिट्स होंगे, उनमें जो इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा होगा, एक जो बाहर का ले एकदम ऑर्बिट। ठीक है, एकदम ऑर्बिट ले ले ऐसे बाहर का, ये दूरियां, ये जो दूरियां है ना, इन कारणवश क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे फिर फोर्स बहुत कम काम कर पाता है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ही कम काम करता है। सो दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली फ्री। ठीक है, तो ये अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो दिस इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली बाउंडेड, this electron is relatively bounded to the nucleus, this electron is relatively bounded to the nucleus। और अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो this electron is relatively free, this electron is relatively free, और relatively free है and it can contribute towards conductivity। इसकी पूरी कहानी आपको समझ में आ गई बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे जाके समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे जाकर के हम इसकी पूरी कहानी को समझ रहे हैं बेटा।
कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना ये कायदे से मूव कर पाएंगे, ये अंदर वालों से तो उम्मीद फिलहाल के लिए छोड़ ही देना, क्योंकि इन अंदर वालों पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन है भाई। न्यूक्लियस इतने आराम से इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को मूव करने नहीं देगा। लेकिन जैसे आप दूर दूर जाओगे ना और बाहर के ऑर्बिट्स और दूर के ऑर्बिट्स, तो वहां पर आपको जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन पर न्यूक्लियस का इंपैक्ट, इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो उतना तगड़ा है ही नहीं, क्योंकि दूरियां बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। भाई अपने को तो इस बात से मतलब है कि करंट अगर बनाना है तो चार्जेस को मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। चार्जेस भी कौन से वाले मूव करवाओगे भाई? पॉजिटिव चार्जेस का ना आशा करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं भाई। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि अगर इन पॉजिटिव चार्जेस को आप मूव करवा करके करंट बनवाना चाहते हो तो बेटा इसमें दो चीजें, पहली बात तो भारी होते हैं, एज वन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन अगर चेक करा जाए तो प्रोटॉन जो है वो जरा सा भारी होता है, और उस जरा सा भी नहीं काफी भारी होता है। और दूसरा क्या होता है बेटा कि ये है ठहरा तो न्यूक्लियस के अंदर, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवा के करंट बनवाना अगर चाहता भी हूं तो उसके लिए मुझे इतने बड़े न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा। एंड न्यूक्लियर फोर्सेस आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन द यूनिवर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे तगड़े फोर्सेस होते हैं, तो यहां पे इस न्यूक्लियस को तोड़ना इतना आसान तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बात ऐसी है हल्की फुल्की कि अगर आपको 2 रुपए का करंट बनाना है तो तुम 20 रुपए का न्यूक्लियस क्यों तोड़ना चाह रहे हो? आया समझ? इसके पीछे मत भागो, जो आराम से मिल रही है उसके पीछे भागो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को देख लो बेटा, ये भी इसमें से अपने पास चॉइस है कि भाई इसके पीछे भागना है क्या? तुमने बोला कि यार इस पे इसका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो इसको फ्री करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी अपने पास है नहीं। लेकिन अगर इस पर फोकस किया जाए तो ये वाली इलेक्ट्रॉन लग रही है कि हाँ भैया इससे अपना काम बन सकता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये न्यूक्लियस से काफी दूर है। न्यूक्लियस को पड़ी तो उसकी भी है, न्यूक्लियस को पड़ी तो इस इलेक्ट्रॉन की भी है, लेकिन क्या है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इतना दूर आ चुकी है ना कि अब उसका इंपैक्ट उतना तगड़ा नहीं है, तो इसको फ्री करवाना काफी आसान है, ठीक है। वही लिखा है, इट इज रिलेटिवली फ्री एंड इट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंडक्टिविटी इफ अलाउड टू मूव, इफ अलाउड to move in a definite direction, if allowed to move in a definite, if allowed to move in a definite direction, if allowed to move in a डेफिनेट डायरेक्शन। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलें आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब जरा इसकी थ्योरी देखी जाए। मैंने कहा था कि लेक्चर में थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी इस बारे में, इतना कोई टफ थ्योरी नहीं है, बट द थिंग इज दिस कि मैं चाहता हूं कि अपना बेसिक आइडिया जो है ना वो पूरा क्लियर अप होते हुए चले, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। चले, तो वी नो दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, दिखा दिया, एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई व्हिच आर बाउंड टू ईच अदर एंड दस आर नॉट फ्री टू मूव। सही बात है भाई, सटीक बात है, दे आर नॉट बेसिकली फ्री टू मूव, सटीक बात है, they are not basically free to move, ठीक है। उसके बाद a material is composed of many atoms and molecules, ठीक है। in a material the molecules are so closely packed, molecule इतने ज्यादा closely packed होते हैं that some of the electrons in it are no longer attached to individual nuclei but free to move inside the matter like molecules in a gas, ठीक है भाई। कभी कभी material composition के दौरान मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा पास आ जाते हैं, इतने पास चिपक जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता ही नहीं है, ठीक है भाई। जैसे मेले में नहीं होता क्या, पापा है और उनके हाथ पकड़े एक बच्चा घूम रहा है, अब ऐसे बहुत सारे पापा हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं मेले के अंदर। भाई जब इतना ज्यादा डेंस पॉपुलेशन वहां पे बैठ जाएगा और घूम रहे हैं तो भाई एक आध बच्चे का तो हाथ छूटता ही है, ठीक है। और मेले में तो कितने बार तुम ही खो गए होगे यार, बट तुम्हारा लक अच्छा था, तुम मिल गए, ठीक है, तभी तुम देख पा रहे हो उस वीडियो को। तो क्या होता है भाई कि अब ऐसा क्या है कि एक न्यूक्लियाई बॉडी, उसका इलेक्ट्रॉन है, मेले में पूरा भीड़ भड़क्का है, और वहां पे अगर एक आध इलेक्ट्रॉन छूट भी गया, एक आध बच्चा अगर छूट भी गया तो ये होना लाजमी सी बात है, हालांकि तुम्हें अपना हाथ जो है ना वो पकड़ के रखना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर वही है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल डेंसली पैक हो चुके हैं तो क्या होगा, एक आध एटम का जो न्यूक्लियाई है उसके इन्फ्लुएंस से एक आध इलेक्ट्रॉन तो छूट ही जाएगा एंड दैट बिकम्स फ्री टू मूव। इतना फ्री टू मूव कि एग्जांपल गैस से ही कंपेयर कर दिया इसको, ठीक है। जितने इजीली गैस मूव कर रहा है उतने इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है।
बिकॉज वो उसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बहुत बाहर निकल चुका है। सच इलेक्ट्रॉन्स ऑन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन इलेक्ट्रॉन्स पे उनके पर्टिकुलर न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो बहुत कमजोर हो गई है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है कि दे आर बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चमका समझ ला तो ला, क्या बोला मैंने? सच इलेक्ट्रॉन्स ऑन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की हमको पड़ी है बेटा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम मूव करवाना चाहेंगे, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पहले से ही अपने न्यूक्लियस से बहुत दूर निकल चुका है, तो न्यूक्लियस की पकड़ बड़ी कमजोर हो गई है ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको फ्री करवाना बड़ा आसान है, तो हमारे काम का यही इलेक्ट्रॉन होगा। मेरे ख्याल से आपको ये वाली पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको नोट डाउन कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर समय कम है तो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो एटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद यहां पे कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर इज वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक एग्जांपल फॉर अ कंडक्टर। भाई कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो जिनके पास बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है कंडक्टर्स, ठीक है। और जहां पे बहुत कम संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन वो बाउंडेड है अपने न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस की पकड़, न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है इंसुलेटर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो जिन इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे थे, तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई अगर एक बार तुम्हें ये वाली बात मालूम चल गई है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो उनको मूव करवा दो। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा दो अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वही लिखा हुआ है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन रिजल्टिंग इन द करंट इन द मटेरियल, ठीक है। अब जरा गौर करो बेटा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां पे, कैसे 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 हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ गई। देखें बेटा, ये अपने पास मान लिया कंडक्टर है, ठीक है। ये अपने पास अपन ने क्या मान लिया, ये अपन ने मान लिया है कि अपने पास ये रहा कंडक्टर। क्या बात है, बहुत शानदार, ठीक है। और कनेक्शन देने के लिए टक करके वायर निकाल लिया ऐसे अपन ने, टक करके वायर यहां से निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अब अपन बनाते हैं यहाँ पे ये बड़ी वाली बैटरी, ये छोटी वाली बैटरी, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक भी कोई आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर है। अब इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है सर भर भर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर है भर भर के सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरह यहां पर है अपने पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब देख क्या होता है, ये प्लस का साइड था तो फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिविटी, ठीक है। ये प्लस, अच्छा कौन से पेन से यूज कर रहे हैं, ये प्लस था तो यहाँ पे भी आ जाएगा पॉजिटिविटी और ये माइनस था, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिविटी, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि यहाँ पे क्या कहा गया है, ये उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, क्या बोल रहा हूँ कि ये ना उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। These are the free electrons। सिर्फ एक ही की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको फ्री करवाना आसान है। चमका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा गौर करना, देख क्या होते हुए चलता है यहाँ पे। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स को ना एक दरअसल अट्रैक्शन कहां से मिल रहा है, प्लस वाले साइड से, और रिपल्शन कहां से मिल रहा है, माइनस वाले साइड से। हम लोग जानते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन दरअसल अब मोशन दिखाएगा किस तरफ, हर इलेक्ट्रॉन दरअसल मोशन दिखाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना एक बहुत ही तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है बेटा, जरा गौर करें। ये प्लस साइड, ये माइनस साइड था, तो ये प्लस से माइनस क्या जाती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुकी है प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है।
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं, और इस बात को हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या बात आपके सामने पिच करी है कि जैसे आपने ये बैटरी जिसका वोल्टेज V है, जैसे आपने ये बैटरी अप्लाई कर दिया, तो ये सेल था, बेसिकली सेल आपने अप्लाई कर दिया, तो ये कंडक्टर के दोनों एंड्स पे क्या आ गया, एक पे आ गया प्लस की पोलैरिटी और दूसरे पे आ जाएगी क्या, माइनस की पोलैरिटी। और यहाँ पे क्या सेटअप हो जाएगा बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। या आप इसको ऐसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि प्लस से हुआ अट्रैक्शन, माइनस से हुआ रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूं कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डेफिनेट particular direction. All the electrons are moving in this definite particular direction only. In this definite particular direction only. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। और एक और बात जरा नोट कर लेना बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, लिख लो बेटा इसको, नोट तुम्हारे बन रहे हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स in the direction opposite to external electric field, ठीक है, in the direction opposite to external electric field, external electric field। चले, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। पक्का ये वाला फंडा क्लियर हो चुका है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। ओके, दोज मटेरियल्स, हाँ, तो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो मूव कर रहा है। मैंने वही चीज अभी लिखवा दी पूरा। नाउ क्या लिखा हुआ है, दोज मटेरियल्स व्हिच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स इन देम व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड आर जनरली कॉल्ड कंडक्टर्स। सीधी सी बात है, ऐसे मटेरियल जिनके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो भैया, अगर बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट बनाएंगे बेटा, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को जनरली कहा जाता है कंडक्टर्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी से पहले इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले, ओके, क्लियरिंग दिस अप, आगे बढ़ते हैं। अब आती है थ्योरी अबाउट कंडक्टर्स। तो हियर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट सॉलिड कंडक्टर्स इन विच द पॉजिटिव आयंस आर एट फिक्स्ड पोजीशन। और आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव आयंस, अरे मतलब प्रोटॉन जो है वो कौन से फिक्स्ड पोजीशन में है बेटा, वो न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। कहां पड़े हुए हैं? न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं। एंड द करंट इज कैरीड बाय द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। भाई करंट बनना है चार्जेस के मोशन से। चार्जेस हैं दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन के पास चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन तो पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, वो तो मूव करने से रहा, ठीक है। तो अब इवेंचुअली कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि द करंट इज बेसिकली कैरीड बाय द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आया फंडा समझ में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? ओके, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड कंडक्टर, the free electrons moves like a molecule in a gas due to their thermal velocities। भाई जब तुमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है,
जब तुमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है, तब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव करेंगे लाइक गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्यू टू देयर थर्मल वेलोसिटीज। अब सर ये थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? तो बेटा इसको अपन प्रॉपर्ली कहेंगे रैंडम थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको अपन प्रॉपर्ली? रैंडम थर्मल वेलोसिटी। यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, कैसे? अरे भाई ये प्लस और ये माइनस कैसे बन गया भाई? इसकी आधी कहानी है ये, और दिखाते भी ऐसे ही है। तुम्हें पूरी कहानी चमकानी पड़ती कि अच्छा ये वाला प्लस कैसे है, इसको सेल के प्लस में चिपका दिया, और ये वाला माइनस कैसे है, इसको सेल के माइनस में चिपका दिया, ठीक है। तो हमेशा वो ऐसा पूरा बना करके देंगे नहीं सेल वगैरह, आपको चमकाना पड़ेगा इसको देख करके। आया समझ? अब जरा गौर करना क्या था कि भैया रैंडम थर्मल वेलोसिटी वाला क्या मसला है? किसका? रैंडम थर्मल वेलोसिटी वाला क्या मसला है भाई? यहां तो क्या है कि पूरा सेटअप जमा करके रखा हुआ है, यहां पूरा सेटअप जमा करके रखा हुआ है, लेकिन मान लो अगर ये बैटरी वगैरह अपन नहीं लगाते, ठीक है, ये तुम नोट कर चुके हो ना पूरा। मान लो अब ये मैं बैटरी यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने यहां से बैटरी हटा दिया तो तुम मुझे इतना बताओ, अगर मैंने बैटरी को हटा दिया है तो तुम मुझे इतना बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अब किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेंगे, लेफ्ट की राइट? बेटा सवाल क्या है मेरा, जब मैंने बैटरी को यहां से रिमूव कर दिया है तो तुम मुझे ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां मूव करेंगे, प्लस की माइनस, मतलब राइट की लेफ्ट, ठीक है। पहली बात तो बैटरी गई तो ये पॉजिटिव यहां से गया, ये नेगेटिव यहां से गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मसला ही नहीं है, तो ईएफ को यहां से हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद भाई ये इस तरफ जाएगा ही नहीं, क्यों भाई? ये इलेक्ट्रॉन पहले इस तरफ क्यों जा रहा था? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को पीछे से कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, इसको भी अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, इसको भी नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट इसको भी नहीं मिल रहा है, ये नीचे वाले को भी नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा, और इसको भी नहीं मिलेगा अट्रैक्शन, और इसको भी अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात पूरी समझ में आ गई बेटा? हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना, पक्का? तो जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिनको पहले अट्रैक्शन यहां से, रिपल्शन यहां से मिल रहा था, तो जिस कारणवश ये लेफ्ट में मूव कर तो रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सर अब क्या होगा? तो बेटा अब होना ये है, ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये सेटअप किसी रूम में तो रखा होगा, ये जो पूरा सेटअप है वो किसी रूम टेम्परेचर पे तो रखा होगा। ये अपन ने दो एंड्स निकालने वाले के कि कभी अगर लगाना होगा किसी बैटरी में तो लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला बेटा कि अब ये जो वायर है ये किसी रूम में तो रखा होगा, तो रूम टेम्परेचर नाम की चीज भी तुमने सुनी होगी, मतलब थोड़ी बहुत तो हीट उस कमरे के अंदर मौजूद है, ठीक है। हीट का मतलब क्या होता है? एक तरह की एनर्जी। अगर ये वायर हल्का सा भी गर्म है, इस वायर के पास अगर जरा सा भी टेम्परेचर है, इस वायर के पास अगर जरा सी भी हीट एनर्जी है, तो उस हीट एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन शो करेंगे, ठीक है। उस हीट एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन शो करेंगे। तो भाई अब लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंपेल्ड नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लिया मैंने इनके पास थोड़ी बहुत एनर्जी है, लेकिन अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे कोई कंपल्शन नहीं लग रहा है कि भैया तुम लेफ्ट को ही भागो या भैया तुम राइट को ही भागो। भाई एनर्जी है और कोई कंपल्शन नहीं है। तुम ये सोचो एक बच्चा ऐसा है जिसके पास हर तरह की सहूलियत है, ठीक है, पैसा है, घर में गाड़ी है, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब क्या उसके पास एनर्जी एक तरह से बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मतलब घर में कोई ऐसा नहीं है जो गाइडेंस दे, ना टीचर ऐसे हैं जो गाइड कर पाए सही से। तो क्या हाल होगा उस बच्चे का? एनर्जी है, माना हमने इस बात को, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिसके वजह से उसका रास्ता क्या हो सकता है भाई? भटकेगा वो फॉर श्योर, ठीक है। वैसे ही मसला यहां पे, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है, दैट इज द केस, क्योंकि ये किसी रूम टेम्परेचर पे वायर रखा हुआ है, हीट जाएगी वायर के पास, एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोई कंपेल्ड नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेंगे। क्यों? कंपल्शन लगाने वाला बैटरी है कहां, कंपल्शन लगाने वाला सेल कहां है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है, अब कोई कंपल्शन नहीं है, तो भाई ये यहां मूव कर सकता है, ये यहां मूव कर जाएगा, ये यहां कर जाएगा, ये ऊपर को निकल लेगा, ये इधर को निकल लेगा, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को। भाई तुमको पल्ले पड़ा कुछ यहां पे क्या हो रहा है? तो यहां पे ये जो मोशन है, पहली बात तो रैंडम मोशन है, ठीक है। पहली बात तो ये जो मोशन है ये कैसा मोशन है बेटा? रैंडम।
और ये मूव करने के लिए इसको जो एनर्जी आई वो आई कहां से, हीट से आई, ठीक है। मूव करने के लिए इसको जो एनर्जी मिली वो मिली कहां से, वो मिली हीट से, तो बोलेंगे थर्मल। और जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा ऐसे ऐसे कंडीशन में, भाई देखो मूव तो कर ही रहे ना, ऐसे कंडीशन में भी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर ही रहे ना, तो इसमें जो इनके पास वेलोसिटी होगी इसका पूरा नाम होता है आरटीवी, बोले तो रैंडम थर्मल वेलोसिटी, बोले तो रैंडम थर्मल वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का आया समझ में। अब जरा गौर करना, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, मान ली फॉर एग्जांपल एक कंडक्टिंग वायर है, उसके पास 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तुम मुझे बताओ अगर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए सेम डायरेक्शन में तब अच्छा करंट बनेगा, या अगर एक इधर जा रहा है, दो इधर, दो इधर, तीन इधर, दो उधर, अगर ऐसे मोशन दिखा रहे हैं तो करंट अच्छा बनेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तब जो करंट बनेगा ना उसका तोड़ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कहने को तो मोशन इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर भी हो रहा है, लेकिन क्या इस मोशन की वजह से कुछ भी ढंग का करंट मिल पाएगा तुमको, मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मसला वही है, मैटर वही है। अगर तुम ये सोचते हो कि सर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से करंट बनना चाहिए, तो लो भैया मूव तो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन तुम भी जानते हो कि ये मोशन किसी काम का नहीं है, ठीक है। दिमाग में बस इस बात को बिठा लो कि अगर चार्जेस मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो करंट बहुत शानदार होगा, लेकिन अगर चार्जेस ऐसे मूव करेंगे कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर, तो कहने को मोशन तो हो गया है लेकिन ये मोशन किसी काम का नहीं होगा, इसमें करंट 2 रुपए का प्रोड्यूस नहीं होगा। आया समझ कि नहीं आया। तो यहां फंडा क्या है कि हियर ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। बेटा जो बताया है वही तुम्हारे लिए लिख रहा हूं ताकि तुम तरीके से पूरी बात को ना डीप रूटेडली समझ पाओ, ठीक है। हियर ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बट तुम भी जानते हो हियर ऑल्सो दिस द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट द मोशन इज नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट द मोशन इज not in a particular direction, but the motion is not in a particular direction। ये जो मोशन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो नहीं रहा है, but the motion is not in a particular direction, it is extremely random motion, ठीक है। ये जो मोशन है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा है, it is extremely random motion। ये जो मोशन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा है, इट इज एक्सट्रीमली रैंडम मोशन। तो इसकी वजह से एवरेज करंट कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सट्रीमली रैंडम मोशन है तो रैंडम मोशन में करंट कितना हो जाता है बेटा, 0, ठीक है। तो therefore on account of this random motion, therefore on account of this random motion, therefore on account of this random motion, यहां पे जो एवरेज करंट है दिस बिकम्स 0, द एवरेज करंट बिकम्स 0, द एवरेज करंट बिकम्स 0। मेरे ख्याल से ये वाली बात तुमको अच्छे से समझ में आ गई होगी। द एवरेज करंट बिकम्स 0, आई एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। और इस तरह के मोशन को कहा जाता है रैंडम, और इस तरह के मोशन में इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी है इसे कहा जाता है रैंडम थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। द वेलोसिटी possessed by the electrons, the velocity possessed by the electrons the velocity possessed by the electrons, the velocity possessed by the electrons is called random thermal velocity, is called random thermal velocity, is called as random thermal velocity, and it exists when, और जो रैंडम थर्मल वेलोसिटी है इसका जिक्र सिर्फ आप तब करिएगा जब किसी भी तरह का बैटरी वगैरह नहीं लगा हुआ है, ठीक है। एंड दिस रैंडम थर्मल वेलोसिटी एग्जिस्ट व्हेन, भाई नोट करते हुए चल रहे हो ना, व्हेन देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, जब यहाँ पे किसी भी तरह की बैटरी का एप्लीकेशन नहीं है, व्हेन देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ सेल या फिर बैटरी, जब किसी भी तरह के सेल या किसी भी तरह के बैटरी का एप्लीकेशन नहीं होता है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन कहानी में से आगे बढ़ते हैं।
चले ठीक है, फिर बहुत बढ़िया, इसको आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा शानदार तरह से। अब जरा कहानी में आगे बढ़े। दिस वाज ऑल अबाउट आरटीवी, रैंडम थर्मल वेलोसिटी। भाई हेडिंग डाल लेना इसके अच्छे से, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आरटीवी। आरटीवी का मतलब क्या होता है बेटा? आरटीवी का मतलब होता है रैंडम थर्मल वेलोसिटी। और यहाँ पे आपने किसी भी तरह की बैटरी का एप्लीकेशन नहीं करा है। ऑब्वियसली भाई बैटरी अप्लाई कर दोगे तो रैंडम वेलोसिटी थोड़ी रहेगी। तो ये है अभी रैंडम थर्मल वेलोसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलें, तो अभी यहाँ पे क्या हो चुका है कि यहाँ पे जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स लाइक मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस ड्यू टू देयर थर्मल वेलोसिटीज। देयर इज नो प्रेफरेंशियल डायरेक्शन। भाई प्रेफरेंशियल डायरेक्शन का मतलब क्या? जब कोई एक्सटर्नल बैटरी लगी नहीं है, जब कोई सेल लगा ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं मिल रहा होगा। अब वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब रैंडमली मूव कर रहे हैं मतलब देयर इज नो प्रेफरेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। किसी डायरेक्शन का प्रेफरेंस नहीं है उनके पास कि भैया हम तो उधर ही मूव करेंगे बिकॉज सामने से प्लस वाली बुला रही है, या हम उधर ही जाएंगे बिकॉज पीछे से माइनस वाली रिपल्शन दे रही है। अभी कोई ऐसा प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली ही मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो एवरेज निकलता है वेलोसिटीज का वो बन जाता है जीरो, बिकॉज ऑफ विच द करंट ऑल्सो बिकम जीरो, ठीक है। तो द एवरेज thermal random velocity is zero. Due to it there is no net flow of electric charges, so there is no current. अब कई लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पे करंट क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहा है। तो मैंने उसी पॉइंट को पिच क्लियर करा है कि इलेक्ट्रॉन्स कहने को तो मूव कर रहा है, लेकिन इनका जो मोशन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है बेटा, रैंडम मोशन हो रहा है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव ही करें, मैटर ये भी करता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करें बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करें, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे, देयरफॉर एवरेज करंट बिकम्स जीरो। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया क्या बेटा? मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो क्लियर करें इसको, ठीक है, इसको क्लियर करें, आगे बढ़ेंगे। When an electric field is applied, अब मसला चेंज हो गया बेटा। अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया है, मतलब एक बैटरी वगैरह आपने अटैच कर दिया होगा, तो तब जाकर के क्या होने वाला है जरा उस पर गौर करना है। तो when an electric field is applied on a solid conductor in the shape, अच्छा सॉलिड कंडक्टर को हम बेसिकली शो करेंगे इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो हमने करा भी हुआ है। electric field is applied on a solid conductor in the shape of a cylinder of circular cross section, obviously by attaching positively and negatively charged circular disc। मतलब वही यार, बैटरी अप्लाई कर दे या फिर प्लस का और माइनस वाला डिस्क अप्लाई कर दे, एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को आप प्रोपेल कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को आप ट्रिगर कर रहे हो कि भैया मूव करो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द कंडक्टर फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज डिस्क टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज डिस्क। अब जरा गौर करें, अगर ये प्लस का चार्ज डिस्क मान ले, ये माइनस वाला चार्ज डिस्क मान ले, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में खास बात क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है प्लस से माइनस की तरफ, जो कि शो है यहाँ पे, ठीक है, जो कि शो है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है प्लस से माइनस की तरफ। और एक बात फैक्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ये इलेक्ट्रॉन हमेशा, और ऐसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमेशा टुवर्ड्स लेफ्ट ही मूव करने वाले हैं फॉर दिस गिवन सेटअप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप कहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास अब जो वेलोसिटी आ गई है ना, वो आ गई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अब मैं करवाता हूं आपको पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूरी कहानी, ठीक है। एक बात तो मुझे बताओ, अगर मैंने बैटरी अप्लाई कर दी है, ये वाला प्लस साइड है, वो वाला माइनस साइड है, क्या बोला मैंने? अगर मैंने बैटरी अप्लाई कर दी है, ये वाला प्लस साइड है और ये वाला माइनस साइड है, तो इस वाले केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के पास। अब जो वेलोसिटी है ना, इसे कहा जाता है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन के पास अब जो वेलोसिटी है, इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तुम मुझे बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? क्या पूछा मैंने बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो तुम्हारे अनुसार क्या होना चाहिए? देखो, पहली बात तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल ले, ड्रिफ्ट स्पीड बोल ले, ठीक है। v सबस्क्रिप्ट d से करेंगे इसको अपन रिप्रेजेंट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v सबस्क्रिप्ट d से अपन ने कर दिया इसको रिप्रेजेंट। अब जरा गौर करना क्या होता है यहाँ पे। अब रैंडम मोशन नहीं होने वाला, अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो रैंडम मोशन नहीं होने वाला। अब ये कोई रैंडम मोशन नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करें आप,
बिकॉज अब हम बैटरी सेटअप लगाने वाले हैं बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, भर भर के इलेक्ट्रॉन से। अब हम एक सेल का सेटअप यहाँ पे बकायदा लगा करके रख देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे अपन ने कनेक्शन देना स्टार्ट करा और उठाया अपन ने कनेक्शन के लिए एक सेल, ठीक है। इसको रखा अपन ने चल पॉजिटिव, इसको रखा अपन ने चल नेगेटिव। देख भाई हमारे गिवन केस में क्या करा था कि इसको डिस्क को प्लस का चार्ज दे दिया था। मैं इस डिस्क को दे दूं प्लस का चार्ज या फिर यहां क्रॉस सेक्शन से एक वायर निकाल लूं, सेल के प्लस में डाल दूं, एक ही बात है, इट्स वन द सेम थिंग ओनली, ठीक है। तो मैंने अभी ऐसा कर दिया। बैटरी का वोल्टेज क्या है इस बार, चल मान ले V के बराबर है, ठीक है। देख सबसे प्यारी बात क्या होती है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है देखिए प्लस था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस की पोलैरिटी और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव की पोलैरिटी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा वो दरअसल अब अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द प्लस वाला साइड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो दरअसल में अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द प्लस वाला साइड, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स द प्लस साइड तो भाई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बैटरी के प्लस टर्मिनल में जाएंगे और माइनस के टर्मिनल से निकलेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इट इज द वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड। फिर सुनना एक बार, drift velocity is the velocity with which all the electrons are attracted towards the positive terminal of the battery. It is as simple as that. मेरे ख्याल में ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो गया होगा। एक बार जरा डायग्राम बना ले, उसके बाद मैं स्टार्ट करवाता हूं इसका प्रॉपर डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन है, तो वेलोसिटी ही ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी डायग्राम बनाओ उसका। चलो भाई बना लिया फिर डायग्राम। अब जरा अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो दरअसल मूव करना स्टार्ट कर चुके थे टुवर्ड्स दिस लेफ्ट हैंड साइड। हाँ कि ना भाई, हाँ कि ना, हाँ कि ना, आया समझ, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी है ना इसे कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको बेटा अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इक्वेशन देख भाई, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। हाँ कि ना, पक्का। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ठीक है। अब जरा गौर करना, यहाँ पे u जो है ना दिस इज द रैंडम थर्मल वेलोसिटी। यहाँ पर जो u है तुम्हारे पास, दिस u इज द रैंडम थर्मल वेलोसिटी। और सर ये रैंडम थर्मल वेलोसिटी किसके बराबर होगा भाई, एवरेज में तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एवरेज वाइज अगर चेक करा जाए तो रैंडम थर्मल वेलोसिटी इनिशियली कितना एवरेज देगा आपको, 0 के बराबर, ठीक है। अगर रैंडम थर्मल वेलोसिटी सिग्निफिकेंट होता तो करंट आ जाता ना मेरे भाई, ठीक है। अभी ये सिग्निफिकेंट तो नहीं है तो करंट की बात कर ही मत लेना। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइनल मतलब बैटरी को अप्लाई करने के बाद की वेलोसिटी। फाइनल मतलब बैटरी को अप्लाई करने के बाद की वेलोसिटी व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। सिंपल सी इक्वेशन मैं यूज कर रहा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या हो जाएगा तेरे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u क्या हो जाएगा RTV, a हो जाएगा और ये t हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब जरा मेरी बातों पे गौर करते हुए चलना। जो ये t है ना इसको अपन टाउ लिखेंगे। टाउ का मतलब पता है क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। t का अपन टाउ लिख देंगे और टाउ का मतलब क्या होता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। सर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है एक बात पे जरा गौर करना। मेरे पास कंडक्टर था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच में जो समय बीता है उसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। मैं फिर से क्लियर कर दूं बेटा आप लोग को, जब इलेक्ट्रॉन यहां भागना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की पहली टक्कर और इलेक्ट्रॉन्स की दूसरी टक्कर के बीच में जो समय बीता है उसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब जरा गौर फरमाते हुए चलना बेटा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, यू तो निपट चुका है, ये हो जाएगा a टाउ के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है फोर्स अपॉन मास। फिर से बोल दूं एक बार, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। भाई फोर्स क्या होता है, चल ठीक है एक काम कर, मैंने फोर्स को अभी लिख दिया और ये ऐसे कर दिया अपन ने, चलेगा भाई। फोर्स को अपन खोल देंगे Q इंटू ई में। अरे हाँ कि ना,
चमका। फोर्स को अपन ने खोल दिया किसमें बेटा, Q इंटू ई में, और Q किसका चार्ज होगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन के अलावा तुम्हें यहाँ पे कुछ और भी दिखाई दे रहा है क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम सिंपल सी बात थी। तो चार्ज की जगह पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब एक्सटर्नल फील्ड, टी का मतलब टाउ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास। इट इज एज सिंपल एज दैट। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हो चुका है डन डना डन डन, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, ये हो चुका है डन डना डन डन। इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी किताब लेके अगर बैठे हुए हो तो फिर नोट ही कर दो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले ओके भाई, ये वाला फंडा अपने दिमाग में पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है, और ये सारी चीजें अपन लोगों ने लिख के रख ली हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, तो अपन डेफिनेशन भी एक बार लिख दें क्या यार, एक काम करे यार, डेफिनेशन भी लिख लो, ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन। तो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electrons, drift speed या drift velocity of electrons are defined as, is defined as the velocity, is defined as the velocity, is defined as the velocity, जिस वेलोसिटी के साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे थे। मैंने क्या बोला बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो वेलोसिटी है जो बैटरी के एप्लीकेशन के बाद आती है, और इस वेलोसिटी के साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चिपकने के लिए जा रहे होते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है, चमक गया पूरा फंडा। आगे जरा लिख लें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दो उंगलियों का निशान हटाएं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी with which all the electrons are moving towards the positive terminal, towards the positive terminal of the battery, positive terminal of द बैटरी या सेल, ठीक है। चला चला चला, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई। तो बेटा रैंडम थर्मल वेलोसिटी की बातचीत आप सिर्फ तभी करिएगा जब बैटरी अप्लाई नहीं की जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बातचीत आप सिर्फ तभी करिएगा जब बैटरी को अप्लाई कर दिया जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। डेफिनेशन तुम्हारे सामने ये रहा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले आगे बढ़े, ओके। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर टिल द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एग्जिस्ट। जब तक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कब तक करेगी, जब तक वो सेल अप्लाइड है या फिर जब तक वो डिस्क चिपके हुए हैं, ठीक है। मेजरली जब तक वो सेल अप्लाइड है, तो जब तक सेल अप्लाइड है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तभी तक करंट रहेगा। मान लिया अगर बहुत कम समय के लिए करंट है, मतलब बहुत कम समय के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड था, तो उस समय जो करंट आएगा उसे कहा जाएगा ट्रांजिएंट करंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत बेसिक सा फैक्ट है, तो मैं चाहूंगा इसको आप नोट करते हुए चलें। पक्का पक्का, देयर विल बी अ करंट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम कॉल्ड एज ट्रांजिएंट करंट इन द कंडक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द कंडक्टर। मेरे ख्याल में आपको लेक्चर आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं लग रही होगी। अगर आपको सच में लेक्चर पसंद आया या लगा कि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को फैला दो अपने सारे दोस्तों में, और सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं, और प्लेलिस्ट के अंदर क्या धमाकेदार चीजें आप तक और भी बहुत जल्दी पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करके अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं, फीडबैक मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर फीडबैक जेन्युइन लगा और लगा कि इस पे काम करना चाहिए, तो फिर काम किया जाएगा। दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। फिर सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।